हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बारी वीडियोस को बार बार देखेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप स्कूल में आके मुझसे किसी भी टाइम सीख सकते हो, पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। गॉस लॉ इन एप्लीकेशन में पहले कुछ टर्म्स हमारी इस्तेमाल होंगी, जिसको हम पहले स्टार्ट करने से, एक्चुअल टॉपिक पे आने से पहले कुछ टर्म्स इसके बारे में जान लेते हैं। पहली है एरिया वेक्टर। नई बात है कि एरिया जो होता है वैसे उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जनरल जो अभी तक आपने पढ़ा है कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर एरिया के ऊपर अगर स्मॉल एरिया के ऊपर एक नॉर्मल डाल दिया जाए तो उस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दे उसकी डायरेक्शन को, या प्लस कर दे, यूँ कह लो, मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर दे हमने, डायरेक्शन के साथ अगर उसे बताया जाए तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। जैसे हमने ये एक पूरे सरफेस में से एक छोटा सा ये सरफेस ले लिया ds, इस एरिया का वैल्यू कितनी है ds, इसके साथ एक नॉर्मल डाला गया, 90 डिग्री पे खींची गई लाइन आउटवर्ड, तो ये ds के साथ n वेक्टर, n कैप ये यूनिट वेक्टर है, इसको और मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ds वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, एक छोटा सा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है कि एक छोटा टुकड़ा, पार्ट, ds एरिया है जिसका, ऑफ सरफेस s, पूरा सरफेस है इस शीट का s, उसमें से ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया जिसका एरिया कितना है ds, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ds वेक्टर, और उसको हम ds वेक्टर के रूप में कह रहे दिखा सकते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। अब वेक्टर की लेंथ भी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है साथ में एक डायरेक्शन। तो हमें कह रहे हैं लेंथ ऑफ दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ds, लेंथ तो कितने के बराबर है ds जितनी, एंड डायरेक्शन इज टेकन, और डायरेक्शन कितनी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस पे जो डायरेक्शन किस चीज़ की होगी, परपेंडिकुलर होगी, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, और किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ds इंटू में n कैप। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। जैसे कि मान लो इसमें हमने फिर ये एक गोल, हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया एरिया का, उस पर एक नॉर्मल डाला और इसको दिखा दिया हमने ds वेक्टर के रूप में। अब हम ये कह रहे हैं कि इस एरिया में से नॉर्मली यानी 90 डिग्री की डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बाहर आएंगी उनको हम सारों को, उनका टोटल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही कह रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, जो नॉर्मली सरफेस में से जा रही है, आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस, लिंक विद दैट सरफेस। फिर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि इट इज़ डिनोटेड एज फाई ई, इसको हम फाई ई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू में एरिया एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अगर नॉर्मल कंपोनेंट देखेंगे, एक तो इसके साथ नॉर्मल है, इसके साथ फिर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और ई साइन थीटा वाला जो है वो यहाँ पर आएगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, पर वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या देखा कि फ्लक्स की डेफिनेशन भी ये कह रहे हैं कि कौन सा नॉर्मली जो कंपोनेंट बाहर आ रहे हैं उनको हम टोटल करते हैं तो वो फ्लक्स कहलाता है। तो हमने ये लिखा कि डी फाई ई इक्वल टू, डी का मतलब स्मॉल, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब फ्लक्स, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल, डी का मतलब स्मॉल, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, फाई का मतलब फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आ गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट जो कि क्या है, ई कॉस थीटा इंटू में ds, ई कॉस थीटा इंटू में ds, डी फाई ई किसके बराबर हो गया, ई ds कॉस थीटा, ई ds कॉस थीटा। इसको डॉट प्रोडक्ट को वापस बंद करेंगे तो क्या आएगा, ई ds कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ds,
ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम ये कह रहे हैं केस कि इफ़ द टोटल सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज